हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं आज चरखी दादरी की अहम खबरों की तरफ रुख। अतिक्रमण मुक्त बाजारों में ज्यादा व्यापार की उम्मीद, दूसरे शहरों की बजाय दादरी में लौटेगी रौनक। जिले के लोगों के लिए अब की बार त्योहारी सीजन कुछ अलग होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर के बाजारों से अतिक्रमण हटने के बाद से पहले कहीं अधिक व्यापार होने की जो संभावना जताई जा रही है, इससे दुकानदारों और व्यापारियों को भी काफी फायदा होने वाला है। अब से पहले बाजारों में अतिक्रमण से ज्यादा भीड़ व पार्किंग की समस्या के चलते दादरी के ही लोग मजबूरी के कारण दूसरे शहरों में जाकर खरीदारी करते रहे हैं। दादरी में जिला उपायुक्त के तौर पर पदभार संभालते ही मनदीप कौर शहर एवं जिले की काया पलट करने के मूड में दिखाई दे रही हैं और जिसे पूरा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत पिछले लगभग एक सप्ताह से शहर में नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग अवैध कब्जों पर कार्यवाही कर रहा है। इस कार्यवाही की चर्चा शहर सहित जिले के गांव में भी की जा रही है और जनमानस पर इस कार्यवाही की तारीफ भी कर रहा है। सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों सहित खाप ने भी अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्यवाही को सही बताया है। अब तो बाजारों के दुकानदार भी इस कार्य में सहयोग करते हुए स्वयं आगे आ रहे हैं। इस कार्यवाही का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। सड़कें पहले से अधिक चौड़ी हो गई हैं और लोगों को अब बाजारों में भीड़ की समस्या से भी छुटकारा मिलता नजर आ रहा है। यही नहीं, दुकानदारों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि अतिक्रमण हटने के बाद अब की बार त्योहारी सीजन सभी व्यापारियों के लिए अच्छा होगा और बाजारों में रौनक रहेगी। साथ ही त्योहारी सीजन में पहले से कहीं अधिक व्यापार होने की भी संभावना जताई जा रही है। व्यापारियों की माने तो बाजारों में भीड़ और पार्किंग की समस्या के कारण ही दादरी के काफी लोग दूसरे शहरों में जाकर खरीदारी करते हैं, लेकिन अब कब्जे हटने से इन समस्याओं का समाधान हो रहा है और ज़्यादा लोगों से खरीदारी के लिए बाजारों में आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हमने 9 लोकेशंस पे तो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है। 4-5 लोकेशंस और हैं शहर में जहाँ पे अभी इंक्रोचमेंट हो रखी है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सबको अपील करती हूँ कि जहाँ पे उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है वो प्लीज़ हटा लें, खुद से हटा लें। वो फिर ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए। मैन पावर, इतनी टाइम एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरी अपील है आपके थ्रू सब सिटीजन्स को कि जिसने भी इंक्रोचमेंट कर रखी है वो प्लीज़ हटा लें जो भी इलीगल है। और इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि इसके साथ साथ और क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटाते ही हमने जहाँ जहाँ पे जो लैंड फ्री हुई है वहाँ पे हमने पेवर ब्लॉक्स लगा के B&R के थ्रू वहाँ पे रोड बना देनी है 2-3 दिन में। और अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल बीच में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोल को भी हम हटा रहे हैं और फॉलोड बाय फिर हम सफाई जो नालों की सफाई है उसको पिकअप करेंगे इसके साथ। इसके बाद अतिक्रमण हटाने के बाद मैम सड़कें खुल के सांस ले रही हैं और लोगों में एक नई उमंग जगी है। तो अभी लोगों के मन में यही है कि आगे क्या दादरी का स्वरूप होने वाला है, उसके बारे में ज़रा दृष्टिकोण क्या है आपका? इसके बाद सफाई अभियान करेंगे क्योंकि सफाई की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे पोल्यूशन भी है, तो कोशिश करेंगे कि कई लोकेशंस को हम पेंट करें, अच्छा सा राउंड अबाउट्स हैं उनको डेकोरेटिव बनाएं। ऑल्दो जो प्लांटेशन का सीज़न है वो तो निकल चुका है, बट स्टिल वी कैन हैव फाउंटेन्स एंड अदर थिंग्स। वो करके पूरे सुंदर बनाएंगे, लाइटिंग करेंगे और इसको अच्छा करेंगे। हाँ जी, जो पक्के इंक्रोचमेंट्स हैं उनको नोटिस दे दिया है। कुछ लोगों ने पुराने इंक्रोचमेंट्स करे हुए थे
उनको नोटिस देके उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। जी मैम, शहर में काफ़ी जगहों पर रात के समय रेहड़ियाँ लग जाती है जिससे ट्रैफिक जाम होता है, लोग पूछ रहे हैं क्या उनके लिए भी कोई खास प्रबंध किए जाएंगे? हाँ, रेडियो के लिए 5 लोकेशंस आइडेंटिफाइड हैं डिफरेंट जगह पे शहर में। तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके जहाँ पे जैसे जो सब्ज़ी मंडी है, अनाज मंडी है, उसके आसपास फ्रूट्स की रेहड़ियाँ बहुत हैं, जैसे मैंने अभी राउंड लिया। तो ऐसे करके जहाँ पे जिस लोकेशन पे हमने उनको शिफ्ट करना है वो हम 5 लोकेशंस पे शिफ्ट करेंगे। वो है हमारे पास करीब आई वुड से 500-600 गज जगह है वहाँ पे। जी। निरीक्षण के दौरान आपने भी देखा मैम, कुछ दुकानदार दोबारा से अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि आप हटा लें ये, बिकॉज़ एक्चुअली मेनली बात ये है कि दादरी के और बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, पानी की निकासी, ये बहुत इश्यूज़ हैं। अगर हम बार बार यही काम करते रहेंगे तो जो मेन एक्चुअल मुद्दे हैं दादरी के वो हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये दोबारा ना करें, और अगर करेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगी ही, जो भी बनती कार्रवाई है वो करेंगे, दुकानें भी सील कर सकते हैं। देखो, मेन इशू तो एक एनक्रोचमेंट हटाने का ये भी था, बाकी तो चलो है ही, इशूज़ हैं ही एनक्रोचमेंट, किसी को भी गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। बट मेरे सुनने में ये आ रहा था कि लोग यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे जो शॉप्स हैं, हमारा बिज़नेस है दादरी का, वो भिवानी या किसी और जगह क्यों जाए? लोगों को ये लगता था कि इतनी इंक्रोचमेंट हो रखी है कि यहाँ पे खड़े होके पार्किंग करने की, चलने की या शॉपिंग, उनको ये इजी लगता था कि वो भिवानी जाके शॉपिंग कर लें। तो आगे से क्या होगा कि अब जब रोड्स हैं तो हमारे जो व्यापारी हैं, तो हमारी जो शॉप्स हैं, लोग यहाँ से शॉपिंग करें। तो मैं तो ये चाहूँगी कि जो हमारे लोग हैं यहीं से शॉपिंग करें, तो कि हमारी शॉप्स को, हमारे लोगों को ही फ़ायदा मिले। और आपको ये भी बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अवैध जो कब्जाधारी हैं अपने आप ही कब्जों को हटा लें और प्रशासन का सहयोग करें। जिन कब्जों को हटाया गया है वहां दोबारा अतिक्रमण ना किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आम लोगों की भलाई के लिए कई तरह की व्यवस्थाओं को सुधारना बाकी है, जिनमें जल भराव की समस्या है, सीवरेज, पेयजल और बिजली आदि शामिल है। अगर प्रशासन का समय कब्जे हटाने में ही लगता रहा तो दूसरे जो जरूरी काम है वो देरी में होंगे। कि दिव्यांग व बुजुर्गों को नवंबर के अंतिम सप्ताह में मिलेंगे सहायक उपकरण। सभी के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी है। 11 से 20 अक्टूबर तक लगेंगे पंजीकरण कैंप। जिले के जरूरतमंद और दिव्यांग और बुजुर्गों को नवंबर के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित कर सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। एलिंको कंपनी की ओर से दिए जाने वाले इन उपकरणों को प्राप्त करने के लिए सभी दिव्यांग व बुजुर्गों को पंजीकरण करवाना जरूरी है। जिला विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण के लिए कल से यानी 20 अक्टूबर तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव बलवान सिंह से जब हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि प्रशासन के प्रयासों से एक बार फिर जिले के जरूरतमंद दिव्यांग व बुजुर्ग को सहायक उपकरण प्रदान करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उपायुक्त एवं रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरमैन मनदीप कौर के मार्गदर्शन में नवंबर के अंतिम सप्ताह में एलिंको कंपनी के माध्यम से दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इन उपकरणों को प्राप्त करने के लिए संबंधित बुजुर्ग व दिव्यांग को पंजीकरण करवाना होगा। लोगों की सुविधा के लिए 11 से 20 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां विशेषज्ञों की टीम जांच के बाद उपकरण निर्धारित करेगी। इनमें मोटोराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, कम्बोर्ड चेयर, दांत, चश्मे,
स्वाइकल, कॉलर, जूते, कमर बेल्ट, छड़ी, वैसाखी, कान की मशीन आदि उपकरण शामिल हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव बलवान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अक्टूबर को चरखी दादरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 12 अक्टूबर को चरखी गांव की महिला चौपाल में और 13 अक्टूबर को बोंद कला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 16 अक्टूबर को रानीला के पंचायत घर और 17 अक्टूबर को झोझू कला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में और 18 अक्टूबर को कादमा के सरकारी अस्पताल में और 19 अक्टूबर को बाडडा अनाज मंडी के किसान भवन और 20 अक्टूबर को बेरला के शहीद श्री हवा सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अगर आप और भी अन्य जानकारी चाहते हैं इन उपकरणों के बारे में तो आप लघु सचिवालय में जो रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय है वहां पर भी आप सुबह 9 से 5 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक करते हैं अच्छी खबर की तरफ रुख। आपको बता दें कि जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को मिलेगी 2750 रुपए की मासिक पेंशन। मरीजों के हित में हरियाणा सरकार ने लिया सराहनीय निर्णय। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मरीजों के हित में सराहनीय निर्णय लेते हुए 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता स्वरूप 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से चिन्हित 55 दुर्लभ बीमारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हुए पात्र मरीजों को पेंशन देने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। इन बीमारियों से ग्रसित मरीज स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोम्पे डिजीज, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी 55 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इन मरीजों को प्रति माह 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी। इससे पहले सरकार की ओर से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों को पेंशन दी जाती थी। अब सरकार की ओर से 55 दुर्लभ बीमारियों को भी सूची में जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल को, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, न्यूज अच्छी लगती हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा जो YouTube चैनल है PPT न्यूज उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोजाना की जो अच्छी खबरें हैं उनके साथ जुड़कर मजा ले सकते हैं। दूसरी किसानों के लिए एक खबर है। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वरदान है ऑनलाइन क्षतिपूर्ति व्यवस्था। खराब फसल के बारे में पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई व्यवस्था। खराब फसल के बारे में पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए फसल खराब होने पर स्वयं ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। अब किसान खराब फसल होने पर मेरा ब्यौरा पर लिंक फसल हरियाणा gov.in.com पर संबंधित रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वरदान है ऑनलाइन क्षतिपूर्ति व्यवस्था। खराब फसल के बारे में पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए फसल खराब होने पर स्वयं ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। अब किसान फसल खराब होने पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इंटीग्रेटेड लिंक फसल.haryana.gov.in पर दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मरीजों के हित में सराहनीय निर्णय लेते हुए 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता स्वरूप 2,750 रुपए प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से चिन्हित 55 दुर्लभ बीमारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हुए पात्र मरीजों को पेंशन देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इन बीमारियों से ग्रसित मरीज स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोम्पे डिजीज, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और स्पाइनल मस्कुलर एटोफ्री जैसी 55 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इन मरीजों को प्रति माह 2,750 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। इससे पहले सरकार की ओर से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों को पेंशन दी जाती थी। अब सरकार की ओर से 55 दुर्लभ बीमारियों को भी सूची में जोड़ा गया है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वरदान है ऑनलाइन क्षतिपूर्ति व्यवस्था। खराब फसल के बारे में पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए फसल खराब होने पर स्वयं ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। अब किसान फसल खराब होने पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से इंटीग्रेटेड लिंक फसल.haryana.gov.in/farmer खराब लॉगिंग पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जिले के किसान पोर्टल पर फसल खराबे से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खेतों में खराब हुई फसल को देखते हुए ई क्षतिपूर्ति नाम से नई व्यवस्था शुरू की हुई है, जिसके माध्यम से अब किसान स्वयं फसलों के खराब होने की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इससे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को फसल.haryana.gov.in/farmer/खराब लॉगिन लिंक के साथ इंटीग्रेट किया गया है। सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई यह व्यवस्था है और इससे किसानों की भागदौड़ बचती है। इस लिंक के माध्यम से फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व सीड विकास कार्यक्रम के तहत कवर है, उन किसानों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं करवाया है, उन किसानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि संबंधित खसरा नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत करना होना चाहिए। इस पोर्टल पर किसान समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर में से कोई एक अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने बताया कि किसानों को आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, जल भराव, भारी बारिश, कीट का हमला और धूल भरी आंधी के कारण होने वाले फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। फसल के मुआवजे के लिए 5 स्लैब निर्धारित किए गए हैं, जो 0 से 24%, 25 से 32%, 33 से 49%, 50 से 74% और 75 से 100% में दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करके फसल नुकसान के लिए किसान द्वारा
प्रस्तुत आवेदन को देख सकेंगे। फसल हानि का प्रतिशत व खसरा नंबर की फोटो भरेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। संबंधित एसडीएम अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे और पटवारी, कानून गो व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बेमेल डेटा को देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का पुनः सत्यापन भी संबंधित एरिया के एसडीएम द्वारा किया जाएगा। देसी गाय की खरीद पर किसानों को मिल रहा है 25,000 का अनुदान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू की योजना। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक का अनुदान देने और जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार इस योजना से किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ स्वदेशी गाय खरीदने में मदद मिलेगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बलवंत सहारण ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में हरियाणा पहला राज्य होगा जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल की गई है। प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने वाले किसानों के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। इस पर जमीन की पूरी जानकारी देने के साथ साथ किसान स्वेच्छा से फसल विविधीकरण अपनाने के बारे में जानकारी देंगे। इस प्रकार विभाग के पास पूरी जानकारी होगी तो उसकी आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। प्राकृतिक खेती के तहत किसी भी तरीके के किसान रसायन या उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करती है। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रदेश भर में प्रोत्साहित किया जा रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और सुबह के 6 बजने वाले हैं और पूरी रात से जो शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जो मुहिम चली हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी रात से जो ये मशीनें हैं जेबीसी की, ये मलबा उठाने और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो फुटपाथ है वो बनने वाला है, इसीलिए रात से कार्य शुरू है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय रामफल जी। दोस्तों, एक चरखी दादरी में जो मरीज लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो अपना सहकारी हॉस्पिटल है चरखी दादरी लोहारू रोड पर, वहाँ पर काफ़ी लोगों को समस्या थी कि जो मरीज गांव से आते थे, बाहर से आते थे, तो उन्हें खाने वगैरह की बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि आसपास होटलों की दूरी ज़्यादा थी। इसलिए यहाँ कोई रात को मरीज आता है तो गांव से खाना लेने में जो काफ़ी समस्याएं थी उनको अब यहाँ पर खाना शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि खाना एक जो जन सेवा संस्थान है उन्होंने शुरू किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो खाने की सुविधा, बिल्कुल घर जैसा खाना आपको निःशुल्क यहाँ पर मिलेगा और बड़ी शुद्धता के साथ यहाँ पर खाना बन रहा है।
आप देख सकते हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान अच्छे से खाना बनाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, क्यों शुरू किया, कैसे क्या है? पूरी हमारी जनता आपको देख रही है तो पूरी डिटेल से बताओ हमें। ये तो बस ये गरीब लोग आते बेचारे लेबर वाले हैं, इनके लिए साफ़ सफाई में अच्छा खाना मिले, डॉक्टर साहब हो कोई भी हो वो खाए अच्छी तरह, इसलिए शुरू किया है। कोई शुल्क वगैरह भी है? नहीं कोई शुल्क नहीं, आवाज़ नहीं आओगी, चेक कर दियो, जुड़ा के रखना, चेक नहीं होगा, आवाज़ नहीं आओगी। कोई शुल्क नहीं, कोई निःशुल्क? किसी तरह क्या किस समय से किस समय तक सर ये? सुबह 11 से 12 जी और शाम को 5 से 6 बजे तक। हाँ अच्छी तरह सफाई का खाना बनता है सारा, हम अपने आके ही बनाते हैं सारा। जी जी धन्यवाद। अच्छी सब्जी है, अच्छी रोटी सारी, कोई भी ले सकते हाँ हैं? कोई भी है नहीं। दोस्तों अभी हमारे साथ चरखी दादरी की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए और आप पार्टी से जुड़े हुए रिम्पी फोगाट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, आपने जो कैमरा मेरे साथ साथ एक ऊपर बोर्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल दिखाया है कि ये है जन सेवा संस्थान अनाथ एवं वृद्ध आश्रम। जी जी और बाहर इस संस्था की गाड़ी भी मिली आपको। जी जी जी। और उसके पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, जगदीश जी जो हमारे दादाजी जितनी उम्र के हैं। जी जी जी। और इनके साथ जीतराम एडवोकेट थे बाबू जी। हाँ जी। और इनसे जब हमारी बात हुई ना, यूँ मान लो इतनी खुशी के साथ इन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था, दिल से आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद उन्हें फलन लग रहे जी। और उनके आशीर्वाद से ये जो भोजन व्यवस्था शुरू की गई। जी जी। इन्हें पूछा मेरे को भैया क्यों शुरू करवाना चाहूँ, मैंने इनको बताया जी ताऊ जी एक दिन एक लड़का रात में 10 बजे रोटी देना था हॉस्पिटल में, उसके फादर की उसकी गाड़ी के आगे बाइक के आगे नील गाय आ गई, उसकी डेथ हो गई। न्यूला फिर लेट नहीं होना चाहिए, न्यूला कल से ही शुरू कराएंगे। तो इन्होंने मेरे को युवा समझते हुए हमारी युवा टीम की ड्यूटी लगा दी। मेरे भाई पैसे की चिंता ना करियो, काम तो हमने संभालना है। तो न्यू ला लो, हमने न्यू भी नहीं बेरा पाट रहा भाई, नून कितना और मिर्च कितना सारा ये करने लग रहे हैं। और मैनेजमेंट की आप देख रहे जो साफ सफाई, तो फिर भी हमने ये कहा था माताओं जी बैठे दिखने चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग आदमी हमारे साथ बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात इतनी उम्र मेरे से 2.5 गुना ज़्यादा उम्र है इनकी। हम 11 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे तक बांटते हैं दिन में, शाम को 5 बजे शुरू करते हैं, 6 बजे तक बांटते हैं। दोनों टाइम पे चाहे जीतराम बाबू जी और चाहे जगदीश जी आओ ठेकेदार, एक आदमी में से उपलब्ध रहता है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि शुरू करके लोगों को रोटी खिलाए, हमारा मकसद ये है कि इसको शुरू करके लोगों तक वो सुविधा उपलब्ध कराएं कि तो उनके ये महसूस हो कि हम अपने घर बैठे हैं। क्योंकि गरीब मतलब परेशान आदमी हॉस्पिटल में आता है और उसको आके हम अपनी मीठी वाणी से उसका स्वागत करते हैं, उसको चाय की पानी की रोटी भी पूछ लेते हैं, आधा ठीक हो जाता है। तो आधा ठीक तो हम करते हैं, आधा उन्हें डॉक्टर करते हैं। तो कोई मैसेज भाई साहब जो लोगों से आप अपील करना चाहते हैं? लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील है। सबसे पहले तो मैं रामफल भाई आपका धन्यवाद करूँ कि जो सुविधा हमने शुरू करी है या जरूरतमंद तक आप पहुँचा रहे हो आपके मीडिया के माध्यम से। दूसरा ये लोगों से ये अपील है भाई, एक आदमी आया नहीं बोला भाई मैं 11,000 रुपये का सहयोग करना चाहूँ, अच्छी बात है जी दो। फिर नहीं बोला भाई ठीक कर दिया, मैं बोला जी इसका आगे आपने एक वर्ड लिख रखा है उस लिफाफा माँ के, बोला कि वहाँ सहयोग, बोला इससे क्या हुआ, वहाँ 11,000 रुपये छोटे हैं, सहयोग वर्ड बड़ा हो गया। तो यो भाई सहयोग करो, हम इस सहयोग वर्ड ना आगे लेना चाहें, चाहे रसोई का सहयोग करो और चाहे उरा आगे सहयोग करो किसी तरह का, तो इसको सहयोग करो, इस सहयोग से ये चलेगा। जय हिंद जय भारत। ये जैसा कि रिम्पी भाई ने बताया, काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, कैसे क्या है थोड़ा सा ऐसे बताओ। यह जन सेवा संस्थान के नाम से यह एक संस्था पहले खुली हुई है गौशाला के अंदर। वहाँ हमारे पास 70-75 आदमी हैं जो रहते हैं, उनको फ्री खाना, फ्री नहाने के लिए, फ्री सोने के लिए सब कुछ देते हैं। थोड़े दिन पहले 5-4 दिन पहले डीपी भाई साहब ने कहा कि अगर एक
हॉस्पिटल के अंदर भी खाने का प्रोग्राम बन जाए तो आप कर दो। हमने कहा अभी संभालो आप, व्यवस्था आप संभालना, खाने का इंतजाम हम करते हैं। हमने उसी दिन से शुरू कर, यहाँ कोई शुल्क नहीं लेते, जो भाई को सहायता करना चाहता है वो कर सके, बाकी हमारे को मतलब ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो देगा तो कोई इनकार नहीं करेंगे, नहीं देगा तो मांगेंगे। हम ये चाहते हैं भगवान की दया दिल लंबा चलता है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है जैसा होगा। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कह रहे हैं कि कब तक चलेगा, लेकिन एक हौसला है जो एक नई पहल की है, तो इसमें काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे। और भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं हमारी मातृशक्ति हैं बहन जी। नमस्कार बहन जी। जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यही कहेंगे जी, जो इन्होंने शुभ कार्य शुरू करे ये चलता ही रहे जी, चलता ही रहे। बढ़ चढ़ के भाग लो, महिला भी लो जी, मातृशक्ति भी लो, सब भी लो, भाग लो इसमें सबसे ज़्यादा। जी जी जी। और लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं? लोगों से ये अपील है कि जी भोजन के लिए यहाँ लाओ, बुला के भोजन प्रसाद ये लो, सब जी अच्छा से चलता रहिए। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सब लोगों का जो आपसी मेल जोल है उसकी वजह से ये चल रहा है। तो दोस्तों हमारी उम्मीद है कि ये ऐसे ही चलता रहे और लोगों की मदद होती रहे। फिर मिलते हैं हम अगली खबर के साथ, तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।